करंट का जो डायरेक्शन होता है वो आउटर सर्किट में, ये सर्किट क्या चीज़ है वो भी अभी बताता हूँ कि आउटर सर्किट में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। लेकिन अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर देखा जाए तो वही जो डायरेक्शन है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ऐसा होता है कि जब भी हम किसी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी से हमको मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज बोल देते हैं। तो बैटरी का सिंबल जो है, जो आपने बैटरी देखी है वो बैटरी आपने इस तरीके की देखी होगी। मैं वो बात कर रहा हूँ जो टीवी के रिमोट के अंदर या एसी के रिमोट के अंदर बैटरी डाली जाती है। वैसे तो बड़ी बड़ी बैटरीज भी आती हैं, तो कार में, ट्रक्स में, बसेस में जो बैटरी यूज़ होती है वो वाली बड़ी बैटरी होती है। बड़ी बैटरी होती है ज़्यादा वोल्टेज भी, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज देगी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे आपने बिल्कुल बेसिक बैटरी की हम बात करें तो हमने ये वाली बैटरी देखी है, हमने ये वाली बैटरी देखी है। यहाँ पर एक मेटल का पोर्शन होता है, थोड़ा सा पॉइंटेड था, वो पॉइंटेड सा वो थोड़ा सा बाहर निकला रहता है और इस पर बीच में कुछ भी लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरासेल की बैटरी है तो वो लिखा रहता है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो ये जो पीछे फ्लैट वाला पोर्शन होता है इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो पॉइंटेड वाला पोर्शन होता है इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। अब मान लीजिए कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने एक वायर को लपेट कर, वायर को उसमें लगा कर और टेपिंग कर दी, उसको चिपका दिया। ऐसे ही उस वायर को आपने ऐसे निकाला, ऐसे निकाल कर और एक छोटा सा बल्ब लगा दिया। ये बल्ब का सिंबल होता है, बल्ब लगा दिया। बल्ब में एक तरफ से तो वायर लगाया जो यहाँ से निकल कर आया था पॉजिटिव टर्मिनल से, और बल्ब में दूसरा वायर लगाया, उसको आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से। तो अब जो ये चीज़ बनकर आ गई ना, ये सामने जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसको हम सर्किट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो करंट है वो करंट ऐसे फ्लो करता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है आई, आई इज़ फॉर करंट, करंट का सिंबल होता है आई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, निकलते हुए फिर बीच में जो है, बीच में ये बल्ब पड़ा, बीच में ये बल्ब पड़ा। तो ये जो बल्ब है बेसिकली जो करंट होता है वो करंट क्या है, करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार फ्लो करते हुए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो फ्लो है वो पूरा का पूरा अपना सर्किट, पूरा का पूरा अपना राउंड कंप्लीट करता है। अब जब वो राउंड कंप्लीट होगा तो वो राउंड कंप्लीट किस तरीके से होगा कि भाई जैसे वो राउंड कंप्लीट होगा तो रास्ते में ये बल्ब आ गया। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या किसी भी चीज़ का फ्लो, फॉर एग्जांपल सोचिएगा, आपने सुना होगा या कभी टीवी में देखा होगा, टर्बाइंस होती हैं। टर्बाइंस जानते हैं क्या होता है? सर बहुत बड़े बड़े फैंस टाइप की मोटर होती है, गोल गोल मोटर होती है जो घूमती है। तो ऐसा होता है कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ये सेंट्रल एक्सिस है, और सेंट्रल एक्सिस से एक फैन ऐसे लगा हुआ है, दूसरा फैन ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ही एक फैन इस तरीके से और दूसरा फैन इस तरीके से ये लगा हुआ है। और ये लगा हुआ कहाँ पर है? ये किसी नदी में लगा हुआ है। और नदी जो है, नदी की नेचुरल प्रॉपर्टी है, नेचुरली वो किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करती है। नदी में जो पानी का फ्लो है, कभी उसका डायरेक्शन चेंज होते हुए देखा है कि नहीं, सुबह तो ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, अब वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं है। नदियाँ जो है वो कलेक्टिवली जाकर किसी न किसी बड़े समंदर में मिल जाती है। तो नदी के पानी का फ्लो वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से आपने उस पानी को रोका, फॉर एग्जांपल डैमिंग करी जाती है, डैम बनाए जाते हैं और पानी का फ्लो रोका जाता है। तो पानी का फ्लो रोक दिया, और रोकने के बाद में वो मैनुअल इंटरवेंशन से हमने रोका किसी भी तरीके से। तो वो रोका, और रोकने के बाद बड़ी बड़ी टर्बाइंस लगा दी उसमें। और ये जो टर्बाइंस हैं, ये टर्बाइंस क्या करती हैं? टर्बाइंस की प्रॉपर्टी है कि सेंट्रल एक्सिस है, तो ये इसके चारों तरफ घूमेगी, ठीक है, ये चारों तरफ घूमेगी। तो जब फ्लो मिल रहा है पानी का, जब फ्लो मिल रहा है तो पानी का फ्लो जैसे ही इस पर टकराएगा तो वो इसको घुमाना शुरू कर देगी। तो ऐसे 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 टर्बाइन घूमना शुरू करेगी, और जब टर्बाइन घूमना शुरू करेगी, जब टर्बाइन घूमना शुरू करेगी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। कोई भी चीज़ जो लगातार फोर्स दे रही है, कोई भी चीज़ जो लगातार फोर्स दे रही है, उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि वो जो लगातार फ्लो हो रहा था उसने क्या करा, उसने इस टर्बाइन को घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का भी तो फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में भी एनर्जी होगी। जब पानी के फ्लो ने इतनी बड़ी टर्बाइन को घुमाना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो है वो छोटा सा बल्ब तो जला ही देंगे ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में भी एनर्जी है। उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करी इस बल्ब ने, तो इलेक्ट्रॉन्स ने कहा कि अच्छा चलो जितनी एनर्जी तेरे को चाहिए ले पकड़, है ना, लेकिन मुझे अपना लूप कंप्लीट करने दे, ठीक है।
तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपना लूप कंप्लीट करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ट्यूबलाइट है, तो इस ट्यूबलाइट में भी एक वायर आ रहा है और वो वायर अपना लूप कंप्लीट करना चाह रहा है। वायर जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना लूप कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो ये जो रास्ते में रुकावट है ना, ये जो रास्ते में रुकावट है, इस रुकावट को बोल देते हैं रेसिस्टेंस। समझ गया? इस रुकावट को बोल देते हैं रेसिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ से करंट निकल रहा था, अगर मान लीजिए बीच में बल्ब ना होता तो करंट चुपचाप अपना नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता। करंट क्या है? करंट एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, लेकिन करंट है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो पॉजिटिव से निकलेगा। रास्ते में जो भी रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रेसिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जितने भी डिवाइसेज हैं हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, चाहे फिर वो टीवी है, फ्रिज है, बल्ब है, फ़ैन है, एसी है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस जरूर है। और वो रेसिस्टेंस ही है जिस रेसिस्टेंस की वजह से वो करंट को अपने अंदर रोकता है। और करंट जो है, अगर उसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है कोई जो ग्लो करता है, तो एलिमेंट ग्लो करने लगेगा और हमें जो है जब वो ग्लो करेगा तो उसके ग्लो से हमको चारों तरफ रोशनी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है कि करंट किस तरह से किसी भी चीज़ को एनर्जी देता है। ठीक, अब देखिएगा कि जब मैंने ये कहा कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा, तो ये कौन सा सर्किट है? ये आउटर सर्किट है। ये आउटर सर्किट है। इस वायर को मैं देख सकता हूँ, ये वायर मुझे बैटरी के बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन बैटरी के अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी समझिए। अब मैं इसके अंदर की कहानी बताता हूँ, जो हमने यहीं पर नीचे डायग्राम में बनाकर दिखा रखा, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। अगर मान लीजिए एक बैटरी रखी हुई है हमारे पास, उस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। ठीक है, उस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन वो सारे के सारे तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा बैटरी है, तो बैटरी, जब बैटरी को भी छोड़ो, किसी कंडक्टर की बात करते हैं। ऐसी मैंने कहा कि चलिए इस वायर की बात करते हैं। वायर में ही करंट फ्लो कर रहा था ना, वायर की बात करते हैं। तो वायर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं देख रहा हूँ। अगर हम किसी एक स्ट्रेट वायर को देखने लगे, तो आप ये देखिए कि वायर जो है, वायर को आप थोड़ा सा मोटा करो, थोड़ा और मोटा करो, तो आपको लगभग ऐसी शेप दिखाई देगी वायर की, ऐसी सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसको सिलेंड्रिकल शेप का ले लिया। कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाते हैं कि छोटा सा सर्कल बनाकर अंदर माइनस का साइन बना देते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 बना लो, इतनी 7 बना लो, बहुत है। ये इधर को जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो मैं इसका जो डायरेक्शन है, मैं इसके डायरेक्शन को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जाना कहाँ चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भाई रैंडम डायरेक्शन है, ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, ये भी इधर को, ये इधर को जा रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है, तो टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन है, कहीं पर भी जा रहा है। अब क्या है? अच्छा, हर बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके या कोई डायग्राम भी बनाएंगे, तो हम बार इतना बड़ी बैटरी हमको नहीं बनानी है। तो हम बैटरी को बनाने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। समझ गए? एक लाइन बड़ी और एक लाइन थोड़े से गैप के साथ छोटी पैरेलल लाइन से आप बनाएंगे। ये जो बड़ी वाली लाइन है, दिस इज फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज फॉर नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपने समझ लो, इतनी बड़ी बैटरी बनाने की बजाय ये छोटा सा बैटरी का आपने सिंबल बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या करा कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब ये वायर है, और इस वायर में मैंने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है ऐसे। सर ऐसे इलेक्ट्रॉन सर अपने आटम से कैसे हो गए सर? कैसे गए? क्या? सर इलेक्ट्रॉन सर बैटरी के अंदर, ये जो वायर, ये कंडक्टर के अंदर है। कंडक्टर के अंदर क्या हुआ? सर आटम से कैसे निकल गए सर? बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, या हाइड्रोजन की बात करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड की, या चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ही तो हैं। हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या आपने कहीं सुना है ऑक्सीजन का वायर? नहीं सुना होगा। हाइड्रोजन का वायर, नाइट्रोजन का वायर नहीं सुना होगा। आपने वायर सुना होगा किसका? यार ये कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, लोग गले में चेन पहनते हैं सोने की, है ना, गोल्ड का, वो वायर ही तो है एक तरह से, जो सोने की चेन पहनते हैं, उसको बना रखा है, ऑर्नामेंटली डिज़ाइन कर रखा है। एल्यूमिनियम का वायर,
ठीक है। आयरन का वायर, लोहे का भी वायर बना देते हैं लोग, ठीक है, पेंट कर देते हैं उस पर, क्योंकि अगर पेंट नहीं करेंगे तो आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हवा से और मॉइस्चर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाँ, रस्टिंग आ जाती है, तो वो बेकार हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मैंने कितने 2-4 एग्जांपल जो मुझे कॉमनली नज़र आए वो कौन कौन से थे, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये नज़र आया। मैंने गोल्ड की भी बात करी, ठीक है, क्या क्रोमियम जो है, क्रोमियम ना तो कोई एलिमेंट होता और ना ही कोई मेटल होता, ना ही कोई नॉन मेटल होता, हाँ, क्रोमियम एक अलॉय होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कॉपर की या आयरन की या एल्यूमिनियम की, इनकी जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और मेटल्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, क्या मेटल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन तो घूमेंगे ना अंदर खूब सारे। कोई भी मेटल है तो उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल मैं कॉपर की बात करता हूँ तो क्या वैलेंसी है कॉपर की, बताओ, 2+। इस प्लस का मतलब ही क्या है कि बड़ा महान है ये, जो महान होता है वो डोनेट करता है, जो भिखारी होता है वो एक्सेप्ट करता है। ये हमने ऐसी टेक्निक बना रखी है कि जो महान है तो वो पॉजिटिव है, बड़ा पॉजिटिव आदमी है, भाई बड़ा डोनेशन करता है, बड़ा डोनेट करता है, ठीक है। और जो बेचारा मांग रहा है ना, ये नेगेटिव आदमी है, भाई तुम काम नहीं कर सकते, कुछ काम करो ना, ऐसे क्यों मांग क्यों रहे हो, ठीक। तो उसको हम बोल देते हैं ये नेगेटिव है, ठीक। तो ऐसे ही तरीका है याद रखने का। बाकी कंसेप्ट कभी डिटेल में पढ़ेंगे इसका, कि जो भी डोनेट करता है उसको हम बोल देते हैं बड़ा महान है, तो वो कैटायन है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब बड़े महान होते हैं, वो सब के सब डोनेट करते हैं। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये तो कॉपर का एक एटम है, और कॉपर का पूरा वायर, तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, इनफाइनाइट, हजारों एटम, लाखों एटम। तो लाखों एटम है तो वो लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यानी कि 2 लाख तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मेटल ही है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इसी वजह से मेटल का ही वायर बन पाता है, नॉन मेटल का क्योंकि वायर बनता नहीं। समझ गए, क्लियर है। अब देखिएगा, तो ये जो थे ना, ये चुपचाप पड़े हुए थे ऐसे, ये सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए थे। अभी मैंने कनेक्शन जोड़ा नहीं है, तार को काट रखा है बीच में से, तो ये ऐसे ही चुपचाप पड़े हुए थे। फिर मैंने कहा कि नहीं, बैटरी लगा कर देखते हैं जरा होता क्या। ये हमने क्या करा कि इधर बैटरी लगा, बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब बैटरी लगते ही क्या हुआ कि यहाँ से पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और ये बीच में कंडक्टर है। कंडक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी को अगर कंडक्टर से लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो भाई करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टूट कर फ्री, मतलब आराम से वो फ्लो करना शुरू करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब क्या है कि यहाँ से करंट फ्लो करा, ये पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली यहाँ तक कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये वाले एंड को भी ये पॉजिटिव बना देगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इस वाले जो टर्मिनल है, इस वाले टर्मिनल मतलब एक एंड पॉइंट को टर्मिनल बोल देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में एंड पॉइंट को टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी नेगेटिव बना देगा। अब ये जो पड़े हुए थे ऐसे ही लेथार्जिकली, ऐसे ही चुपचाप पड़े हुए थे, अब इनको थोड़े से हरकत में आ गए। हरकत कैसी कि भाई अब जरा डिसिप्लिन में हो जाओ, कायदे से, ये कायदे से अरेंज हो जाते हैं सारे के सारे। और कायदे से अरेंज क्यों होना पड़ता है बताता हूँ, क्योंकि इधर नेगेटिव टर्मिनल है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल ये वाला एंड भी नेगेटिव बन गया, इधर इस पॉजिटिव की वजह से ये वाला भी पॉजिटिव बन गया, तो ये सबको एक पॉजिटिव एंड पॉइंट दिखाई दे गया। और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव से दूर भागता है। तो ये कहते हैं कि अरे यार यहाँ पर तो ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो नेगेटिव से तो हमको दूर भागना है, तो नेगेटिव को रिपेल करता है, चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो भागो। जो पॉजिटिव वाला है वो कहता है आ जाओ, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाता है। तो इस वजह से ये सारे के सारे एक प्रॉपर तरीके से इन सब ने आना शुरू कर दिया यहाँ पर। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको ये 2 डायग्राम यहाँ पर दिखाई देंगे पेज नंबर 6 पर। सबसे पहला है हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। उसमें देखिए मेरा मेटल वायर हैज़ नॉट बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी, यानी कि जब उसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करा गया था, तार काट रखा था, तो जब नहीं कनेक्ट करा गया था तो then the electrons present in it move at random in all the directions between the atoms of the metal wire as shown in figure। तो पेज नंबर 6 पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही उल्टे सीधे किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7 पर। सर ऐसा क्या सर बैटरी जो होती है सर वही इलेक्ट्रॉन्स का होती है हाँ,
क्योंकि बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही वो चीज़ है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की का दूसरा नाम वोल्टेज भी है। आपने सुना होगा ग्रुप में, वोल्टेज तेज़ है, वोल्टेज कम है, ज़्यादा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली उसको वोल्टेज बोलते हैं। फिर है पेज नंबर 6 पर बिल्कुल नीचे एक लाइन छोटी सी लिखी हुई है, व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और अ बैटरी, बस ये लाइन नीचे लिखी हुई है। व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और अ बैटरी इज, अब पेज नंबर 7 पर आ जाइए, connected between the ends of a metal wire, then an electric force acts on the electric currents present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire. This flow of electrons constitutes the electric current in the wire. तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि एक्सटर्नल सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव तक, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। लेकिन अगर उसके अंदर देखें, जो हम देख नहीं सकते खुली आंखों से, अगर किसी कंडक्टर के अंदर देखें तो करंट के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्यों? क्योंकि अंदर फ्लो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिव से दूर भागेंगे और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है, इसने रोना शुरू कर दिया बाहर। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर अगर आप एक बैटरी को दूसरी बैटरी से कनेक्ट करें तो वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, तो फिर क्या होगा? करंट का मोड़ क्या होगा? बेटा एक मिनट, मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ना आवाज़ बड़ी ख़राब आ रही है इधर तुम्हारी। अच्छा, इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद ये पेज नंबर 7 पर ही है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में ना ये दिखा रखा है कि एक तरफ तो बैटरी है, बैटरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखिए सर थ्रू द आउटर सर्किट सर। हाँ, आउटर सर्किट ये वाला, ये कंडक्टर है ना, तो ये बाहर का जितना भी सर्किट है, जो मुझे बाहर वायर दिखाई दे रहा है, इसमें तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन इंटरनली कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो आउटर होती है वो कन्वेंशनल होती है, जो आउटर कन्वेंशन। अब इसमें देखो आप, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ भी नहीं है, आप ये देख लीजिए, ये पेज नंबर 7 पर नीचे डायग्राम है, जहाँ पर 2 डायग्राम दिखा रखे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है बल्ब लाइट्स अप और एक तरफ लिखा हुआ है बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग। एक तरफ तो बल्ब जलने लगता है और एक तरफ वो जलना बंद हो जाता है, मतलब बुझ जाता है। तो वो कहाँ पर ग्लो कर रहा है? हाँ, स्विच क्लोज जब होगा वही है कि जहाँ पर स्विच क्लोज हो रखा है, स्विच क्लोज मतलब बैटरी कनेक्टेड है, वहाँ पर वो ग्लो करेगा। जहाँ बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, वायर को बीच में से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वो ग्लो क्यों? ये स्विच है, हाँ ये स्विच है, हाँ, इसको स्विच ही कहते हैं। पहले नहीं लगा। एक्चुअल में क्या है, सेल जो है, जैसे ये है ना, ये तो एक सेल है, और अगर ऐसे ही 2-3 सेल में एक के पीछे एक ज्वाइन कर दूँ तो वो टुगेदर एक बड़ी बैटरी बन जाती है। हाँ, ना, और कुछ नहीं है, मतलब एक सेल जो है वो कई सारी बैटरीज बना सकता है, और लेकिन एक बैटरी जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। सर ये एक चीज़ पूछूंगी सर, एनसीईआरटी लेने के बाद लखनऊ से ज़्यादा बेनिफिशियल है एससी वर्मा। अरे अच्छी वर्मा पर मत जाओ अभी सर कह रहे थे, मुझे पता ना, अच्छी वर्मा अभी नहीं, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए है एचसी वर्मा, है ना, लेकिन अभी नहीं आती है। 9th और 10th की पहले नहीं आती थी, पहले 11th 12th की आती थी एचसी वर्मा, और 9th 10th की भी आने लगी है। तो साथ में अगर जेई सुना है, JEE जॉइंट एंट्रेंस, तो अगर उसकी तैयारी करनी है तो कर लो, लेकिन अभी 4 महीने मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये जो टाइम है ये इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है, तो लखमीर सिंह बेस्ट है। हाँ जी बेटा, 1 मिनट देख रहा हूँ डाउट तुम्हारा। ठीक है, अगर हम एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करेंगे ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेल को कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक सीरीज़ कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। मैं उस पर आऊँगा, फिलहाल हम सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सेल कनेक्ट करा है, यहाँ तो करा नहीं, कनेक्ट इधर करा, ठीक। और लेकिन अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज़ का मतलब होता है कि एक के पीछे एक कनेक्ट करना। जैसे मान लीजिए ये है, इसके पीछे मैं एक और सेल कनेक्ट कर दूँ, एक और सेल कनेक्ट कर दूँ, बेटा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में, वो ऐसी ही रहेगी। कंडक्टर के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और कंडक्टर के बाहर, यानी कि यहाँ जो बाहर एक एक्सटर्नल सर्किट है, उसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा।
समझ गए? ओके अच्छा, इसके बाद आप एक काम कर रहे हैं, इसके बाद आप पेज नंबर 8 पर आ जाइए। तो ये नोट्स ना मैंने आई थिंक 16 या 17 में बनाए थे, 2016 या 17 में। तो इसमें जो ये पेज नंबर 8 पर ऊपर डायग्राम बना रखे हैं कि भाई ये सेल का सिंबल होता है, ये बैटरी ऑफ 2 सेल्स, ये कनेक्टिंग वायर जॉइंट, ये सबकी अब ज़रूरत नहीं है सिलेबस में, ये सारी चीज़ें अलग से पूछी नहीं थी। तो इसको छोड़ दो, ना ना कुछ नहीं। ये छोड़ दो, सर्किट डायग्राम्स वाला जो पोर्शन है वो भी छोड़ दो, सीधे आप आ जाइए ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं इसकी डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, नोट्स में दे रखा है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बताता हूँ, आपने नोटिस करा होगा कई बार, पहले इसकी डेफिनेशन नोट करो फिर बताता हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि किसी भी सर्किट, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सर्किट है लेकिन कंप्लीट सर्किट नहीं है क्योंकि वायर बीच में से हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है। ये सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट है। तो किसी भी सर्किट में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना V, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऑब्जर्वेटरी है, ये थिंग ऑब्जर्वेटरी मतलब ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या करा, उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी बढ़ रहा है, अगर मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूँ तो करंट भी कम हो रहा है। तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, तो इसलिए उसने इसको अपने नाम से दे दिया कि ओम्स लॉ। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में शायद आपने ये करा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। ठीक है, तो आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर अगर मैं इक्वालिटी साइन लगाना चाहूँ तो लगा देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है m, F इज इक्वल टू m, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब भी कभी मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है और इक्वालिटी साइन लगाना होता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, उसी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये कांस्टेंट टर्म ऐसी होती है जो यूनिवर्सली, जिस पर कभी कोई फ़र्क पड़े ही ना। अगर हम मास की बात करें ना, तो हमारा जो वज़न है, जो हम अपना वज़न मेज़र करते हैं 70 किलो, 60 किलो, 50 किलो, जो भी वज़न है, तो जो हम वज़न मेज़र करते हैं वो वेट नहीं है। कहते तो है आपका वेट कितना है, वेट नहीं है वो तो वेट तो मतलब उसमें क्या होता है, मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो जो हम किलोग्राम की बात करते हैं मास है, और मास ऐसा है कि आप दुनिया के या पूरे वर्ल्ड के, पूरे यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट पर चले जाएं, मास सेम रहेगा। तो ऐसी चीज़ जो कि कांस्टेंट रहती है हमेशा, उसी को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, जो कभी चेंज ही नहीं होती। तो मास कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद ऐसा ही हम कोई टर्म यहाँ पर लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि V इज इक्वल टू R इंटू आई। V इज इक्वल टू R इंटू आई। R होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक जो बल्ब है या एक जो फ़ैन है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही चलेगा, एक मैक्सिमम उसकी एक स्पीड होती है, वो उतने पर ही चलेगा। बल्ब है तो उसकी भी एक मैक्सिमम ग्लोइंग पावर है, वो उतनी ही मैक्सिमम आपको ग्लो देगा। उससे ज़्यादा आप सोचो कि एक बल्ब जो है वो इतनी रोशनी करने लगे कि पूरा घर एक ही बल्ब से जगमगा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं, मैं इसी को ज़्यादा वोल्टेज दे देता हूँ, इसी में मैं 2-3 बैटरी और जोड़ देता हूँ और यही चमका देगा पूरे घर को, है ना, तो वो बल्ब फट जाएगा, लेकिन वो होगा नहीं। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स आप रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो ये जो है ये चीज़ ना कांस्टेंट होती है। किसी भी डिवाइस का एक रेसिस्टेंस होता है, फिक्स रेसिस्टेंस होता है। अब हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारा मोबाइल फ़ोन जो चार्ज होने के लिए जो करंट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, करंट को एब्जॉर्ब करना, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट को रोकना, रुकावट पैदा करना उसके बाद में, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस हर एक डिवाइस का फिक्स्ड होता है। अच्छा, अब उसको
आसान बनाने के लिए v इज इक्वल टू आर आई करने की बजाय v इज इक्वल टू आई आर कर दो, ठीक है, वीर हो गया, वी आई आर वीर, ठीक है। तो वीर से याद रहता है हमें ओम्स लॉ कि भाई ओम्स लॉ बड़ा वीर है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो r है, r इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को इजाद किसने करा, सबसे पहले बताया किसने, ओम नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसने अपना नाम ही उसको सिंबल के तौर पर भी दे दिया, उसकी जो यूनिट है वो भी ओम ही होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस अभी बताऊंगा, रेजिस्टिविटी दूसरा टॉपिक है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम और इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। ये ग्रीक अल्फाबेट है, एक्चुअल में इसको ओमेगा बोलते हैं, OMEGA, ओमेगा। आपने सुना भी होगा, ओमेगा नाम की एक वॉच आती है, उसका भी सिंबल यही है, ठीक है, उसका लोगो यही है, लोगो जो होता है वो यही है। तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा को भी उसने शॉर्ट करके कह दिया कि नहीं यही मेरा सिंबल है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम होती है और उसको लिखते हैं हम ओमेगा वाला सिंबल बनाते हैं। हाँ। ये जो अल्फा बीटा थीटा वाले उसमें उसी में तो एक्चुअल में है क्या ना कि एक छोटा सा कंट्री है, आपने सुना होगा, हम बोल रहे हैं इजराइल, सुना है? उसको पहले कभी यरूशलेम कहा जाता था, ठीक है, यरूशलेम कहा जाता था, उसका फिर नाम चेंज हुआ। इंडिया को भी बहुत पहले भारत कहा जाता था, नाम चेंज हुआ, इंडिया हो गया। तो ये है कि वहाँ के ही सबसे बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं सब वहीं के निकले हैं। कंट्री जरा सा है लेकिन ब्रेन है वहाँ पर, मतलब न्यूटन भी उधर से ही, आइंस्टीन भी उधर से ही, ठीक। उसको कोई उड़ा नहीं पाता। अरे हाँ, ये पता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं इजराइल के बारे में पता है कि नहीं? क्या क्या पता है? सर उसके आसपास जो 6 कंट्री सारे उसके दुश्मन है, उनने उन 6 कंट्री के खिलाफ अकेले युद्ध जीता था। चलिए ये बात तो समझ ली। अब अभी एक और चीज़ सुनिए, टेक्निकली कितना एडवांस कंट्री है, अभी सुनकर कॉमेडी हो जाएगी ज़बरदस्त। वो क्या है कि जैसे ग्लोब होता है ना, पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जैसे ग्लोब होता है, और ये आप हिस्ट्री चैनल पर देख सकते हो, मैंने वहीं पर देखा था और मैं नींद में था, देख रहा था, मेरी नींद खुल गई थी एकदम, इतना ज़बरदस्त टॉपिक था वो। तो उसमें क्या था कि जो जैसे मान लीजिए किसी कंट्री को ये है कि इस कंट्री पर हमला करना किसी भी वजह से, है ना, किसी भी वजह से कुछ है कि लड़ाई झगड़ा, चलो उड़ा दो इसको। तो उसने क्या करा कि किसी कंट्री ने मिसाइल उसके ऊपर दाग दी। अब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जब कोरोना के टाइम पर बीच में क्रिकेट मैचेस हुए थे, एक शब्द सुना होगा आपने, बायो बबल। बायो बबल सुना था? वो बायो बबल कुछ ऐसा था, कॉन्सेप्ट ऐसा था कि उसमें जितने भी प्लेयर्स थे, वो जो प्लेयर्स थे वो सारे के सारे प्लेयर एक बायो बबल के अंदर थे। और अगर आप देख रहे हो उनको, तो देखने में तो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि उसके आसपास कुछ नहीं है, लेकिन उसके आसपास एक इमेजिनरी शील्ड बन गई थी जो किसी भी तरीके के वायरस को अंदर नहीं आने देगी। तो बायोलॉजिकल बबल था वो, कि ही इज़ प्लेइंग इनसाइड अ बायो बबल। तो हर एक खिलाड़ी, और ऐसा भी था कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो दौड़ रहा है और दौड़ते हुए मान लीजिए किसी दूसरे खिलाड़ी के नज़दीक जा रहा है ना, तो वो जो बायो बबल है ना, वो बायो बबल उसकी फोर्स को थोड़ा कम कर देगा। जैसे ही वो बायो बबल टकराएगा तो वो आदमी दौड़ेगा, लेकिन वो दौड़ नहीं पाएगा, तो वो समझ जाएगा कि हमें इससे आगे नहीं जाना, अगर ये कोविड पॉजिटिव है तो मैं भी कोविड पॉजिटिव हो जाऊँगा, ठीक है। तो बायो बबल आपस में टकराते थे। तो ये एक इमेजिनरी बबल हो गए। सोचो ना कि हम अगर खड़े हुए हैं और हम एक बबल के अंदर हैं और हम अगर चल रहे हैं तो हमारे साथ साथ वो बबल भी चल रहा है। तो अगर मैं चल रहा हूँ, तुम चल रहे हो, तो हमारे टकराने से पहले हमारे बबल टकराएंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। तो अब इसी चीज़ पर आता हूँ, वो दिखता नहीं था। अरे वो अरे हाँ, जब गूगल पर डालकर देखो ना, मैचेस हुए हैं। और फिर फ्लॉप कैसे हुआ, सुनिए, फिर फ्लॉप कैसे हुआ, बायो बबल के बावजूद भी कुछ को पॉजिटिव हो गए, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके बावजूद भी हो गए। कॉन्सेप्ट अच्छा। तो उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं ये शावर लेने गए थे नहाने के बाद, तो उस टाइम हुए हैं, वहाँ पर बायो बबल काम नहीं कर रहा था, पानी में काम नहीं करता। तो ये था, खैर छोड़ो। अब सुनिए, अब क्या हुआ, अब क्या होता है कि ये जो कंट्री है, इस कंट्री के पूरा जो कंट्री का जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, हाँ, उस बॉर्डर के चारों तरफ एक इसी तरीके का बायो बबल है। और अगर कोई भी कंट्री उस पर मिसाइल दागता है तो वो मिसाइल टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होकर उल्टा उसी कंट्री में गिरती है। शील्ड जैसा है। हाँ, वो शील्ड जैसा है। तो वो उल्टा मिसाइल के फोर्स है क्या? क्या चीज़?
40 वोल्ट तो कैसे होता है वापस डाउन अब ये मुझे पता नहीं, पर ये मैंने जो मतलब वहाँ देखा वो बता रहा हूँ। सर ये सर एक सर यहाँ पे पोटेंशियल लेवल इसमें सर ये तो सर वो कांटा में शील्ड लगी हुई थी उसके ऐसा हो गया उसी के जैसे सर, उसी वो के जैसे। कांटा मार- और कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक फिक्शन मूवीज़ हैं, साइंटिफिक फिक्शन मूवीज़ हैं, उनसे उनके जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये इस कंट्री में था। तो सर सारी कंट्रीज के लिए बना रही है सर अब पता नहीं, दिमाग में बता रहा हूँ ना, दिमाग सबसे ज़्यादा सर उन्हीं के पास मिसाइल है। किस पे घेरेंगे हाँ अगर सबने लगा लिया मिसाइल किस पे घेरेंगे पता नहीं, अपने ऊपर ही घेरेंगे सब अपने ऊपर ही करते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। सर लग रहा है जो मार्वल्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स है उन्होंने वकांडा की वो जो शील्ड है वो इनसे चुराई है। अब पता नहीं कहाँ से चुराई है, क्या करा है। मैंने तो खैर वो उन्होंने ये आइडिया इसी कंट्री से लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो इसमें क्या है, अरे भाई चले आगे, इसको आराम से सर्च कर लेना, ये सही सही कहानी बता रहा हूँ आपको। तो आगे देखिए, हमने ये कहा कि यहाँ से ये तो ओम्स लॉ हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। तो ये तीन चीज़ें हमें पता चल गई, एक तो वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट जो है वो वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस इसकी यूनिट ओम होती है, और करंट इसकी यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आप आ जाइए पेज नंबर 10 पर, और पेज नंबर 10 पर ज़रा न्यूमेरिकल देखना शुरू करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें बेटा, यहाँ तक क्लियर है? आर्या, सुभान, सौम्या? यस सर सर एम्पियर होता क्या? एम्पियर यूनिट है, करंट की यूनिट है एम्पियर। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, जैसे मास की यूनिट किलोग्राम है, ऐसी करंट की यूनिट एम्पियर है। ठीक है, पेज नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो करंट कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। करंट दे रखा है 2 एम्पियर। ठीक है, और जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एक ही बात है, तो कितना दे रखा है? 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। रेजिस्टेंस निकालना है, बाय ओम्स लॉ सर 20 आ रहा है V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। 0.0 R क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो V कितना है? 0.1, और करंट कितना है? 2। तो इसको डिवाइड करिए तो 2 सर 0.0 0 सा 0, 2 0 सा 0, और फिर एक और 0 आ जाएगा, तो 0.05 ओम। 0.05 ओम। ठीक है, देखिए साइन बनाना है तो ये लिख सकते हैं OH। हाँ आ जाएगा वैसे बनाना। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन है वो थोड़ा सा ऐसा है, इसमें सर्कल बना हुआ है। इसमें कुछ और है सर्कल बना देते ये हैं, देखिए। वो बनाने के लिए पूछा ही नहीं जाएगा, वो अब नहीं पूछा जाएगा, वो पुराने तो उसमें बस सर्कल बना हुआ है, इसके चारों तरफ ये सेम है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, है ना? ये सही चाहे यही ऐसे- है। चाहे वैसे बना दो, कोई प्रॉब्लम। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ, थोड़ी देर चुप हो जाओगे क्या? चुप हो जाओ। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी and a resistor of 60 ohms. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wires is negligible. तो जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनका भी रेजिस्टेंस लिया जाता है जब क्वेश्चन में दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना। तो बोल रहे हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी। तो एक सर्किट है, उसमें बैटरी कितने की दे रखी है? 24 वोल्ट की है, 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ohms। रेसिस्टेंस ऑफर करने वाली डिवाइस को हम रेसिस्टर बोल देते हैं। रेसिस्टेंस ऑफर करने वाली डिवाइस, फॉर एग्जांपल ये पंखा है, ये भी एक रेसिस्टर है, दूसरा पंखा वो भी रेसिस्टर, ट्यूबलाइट भी रेसिस्टर, लैपटॉप भी रेसिस्टर, ये सारे रेसिस्टर्स हैं। जो करंट को रोकते हैं उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, है ना? और रेसिस्टेंस ऑफर करने वाली डिवाइस को बोलते हैं रेसिस्टर। ठीक है, अच्छा, करंट को जो रोके उसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को ऑफर करने वाली डिवाइस को हम रेसिस्टर बोलते हैं। ठीक है,
तो अब देखिएगा V है 24 वोल्ट और R दे रखा है 60 ओम्स। उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो बाई ओम्स लॉ सर अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो सर फैन की स्पीड को हम रेजिस्टेंस वो उसी वजह से कम और ज़्यादा इस वजह से होती है कि जब हम कभी भी वोल्टेज को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसकी फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। अब सवाल उठता है कि ये जो रेगुलेटर है ये रेगुलेटर क्या है। ये रेगुलेटर भी एक रेजिस्टेंस है, इसमें 4 अलग अलग लेवल के, अगर 4 स्पीड है तो 4 अलग अलग लेवल के रेजिस्टेंस हैं। कि करंट तो बराबर आ रहा है, आप कहेंगे तो बाकी घर में तो करंट बराबर आ रहा है, पंखा को मैंने नॉब घुमाया तो पंखा थोड़ा स्लो हो गया। वो क्यों हुआ कि उस जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि हमने क्या करा, हमने अगर 4 नंबर पर पंखा चल रहा था, मान लीजिए 4 नंबर उसकी मैक्सिमम स्पीड है और हम उसको 2 पर कर देते हैं, तो इसका मतलब हमने आधा कर दिया, उसकी स्पीड को आधा कर दिया। तो क्या है कि जो जितना रेजिस्टेंस उसमें ऑफर वो कर रहा था, तो आधा रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है, तो इसने आधे करंट को यही रोक लिया, ये करंट को ही नहीं जाने दे रहा, तो करंट को रोक लेता है रेगुलेटर अपने पास। हाँ सर हमारा सेल काम नहीं करते, धूप में रख देता हूँ, मैं काम करते हैं ऐसे। अच्छा, वो तो सीधा सीधा ये है कि कभी कभी सेल के अंदर मॉइस्चर चला जाता है, तो उस मॉइस्चर को इवेपोरेट करवाने के लिए, मॉइस्चर क्या है, थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट, तो इसको इवेपोरेट कराने के लिए सेल को धूप में रख देते हैं तो चल जाता है। सर वो और ऊपर से खुद से करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज होगी। नहीं, किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं करा जा सकता, वो फिक्स होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं करा जा सकता। सर यहाँ पे सर बोल रहे सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो सर अगर एक और +1 डिग्री कर दिया तो फिर सर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए हमने कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रखा, तो टेम्परेचर अगर हमने चेंज कर दिया तो फिर वोल्टेज जो है वो अप और डाउन होगी, उससे रेजिस्टेंस ख़राब होने के चांसेस हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी डिवाइस होती है वो किसी भी टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन होती है कि इस टेम्परेचर पर वो डिवाइस जो है वो काम करेगी, उसके ऊपर या उसके नीचे काम नहीं करेगी। जो पैरेलल सीरीज में लगे होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कैसे काम करता है? किसमें पैरेलल में सीरीज में लगे होते हैं। अच्छा अच्छा, हम ये कहते हैं कि पैरेलल में क्या है कि जैसे पैरेलल में करते हैं आराम से। मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, मैं पैरेलल और सीरीज़ पर आऊँगा। उसमें भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस उसमें भी सेम ही रहता है, वो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। सीरीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पैरेलल में कम हो जाता है। मैं आऊँगा उसमें। बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो आई क्या हो जाएगा, वही V अपॉन आर, 24 अपॉन 60, 12 2 are 24, 12 5 are 60, 5 0 are 0, 5 I is equal to 0.4 एम्पियर, ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दोनों क्लियर है। अगला देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक आयरन, जो ये कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन जो होती है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 224 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करती है 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। फ्रैक्शन वाला और डेसिमल में आना जरूरी है। इसको नहीं, ज़रूरी नहीं छोड़ सकते हो भाई, छोड़ सकते हो, 2/5 लिख दो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखिएगा केस, सर ये जो क्वेश्चन है सर, इसमें हमें दिया है 220 वोल्ट है ना, और सर इसमें हमें निकालना है 110 वोल्ट में, तो सर हम ये नहीं कर सकते कि आप हाफ कर दें? नहीं, हाफ नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, पहले रेसिस्टेंस निकालना होगा पहले केस में, क्योंकि हम जानते हैं रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो वो निकालने के बाद में फिर अगले में उन्होंने दे रखा है 110 वोल्ट पर बताना, तो वोल्टेज दे रखा है, रेसिस्टेंस हमने पहले केस का निकाल लिया और फिर हम करंट निकालना ऐसे। तो केस फर्स्ट में करंट दे रखा है 3.4 एम्पियर और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। आप बाई ओम्स लॉ
बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो पहले R निकाल लो यहाँ से, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो 220 अपॉन 3.4, पॉइंट गया तो ऊपर एक 0 आ गया, 217 था 34, 11 था डबल 0, तो 1100 अपॉन 17, तो R कितना हो गया 1100 अपॉन 17 ओम। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करने नहीं ठीक समझ रहा, क्योंकि मुझे फाइनली ये नहीं निकालना था, निकालना कुछ और। सर 2200 कैसे आ जाएगा सर? 22 नहीं आएगा सर? सर मेरे सर ऐसे करा सर। डेसिमल लगाए ना उसमें तो ऊपर 0 जाएगा। अरे Decimal वोल्टेज हटाना है। कितना है 220 वोल्ट है, मैंने तो ऐसे अगर करा। पॉइंट गए हाँ तो कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके से सही 0 से 0 पड़ जाएगा। मैं ऐसे नहीं करता ना, वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करेगा। सर इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। यूनिटरी मेथड से तुम यही सोच रहे हो कि भाई एक जब 220 वोल्ट था तो इतना करंट, और फिर यस सर, और 110 फिर वोल्ट, 110 वोल्ट पे 1 सेकंड का निकालने के लिए 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। नहीं वैसे मत करना, इसको रेसिस्टेंस निकाल कर करना। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में आंसर उसमें भी सेम आ रहा है, लेकिन फिर भी रेसिस्टेंस निकाल कर करना। ओके सर। हाँ अगला केस देखो। अब मुझे करंट निकालना है इस केस में, जो वोल्टेज हो जाएगी 110 वोल्ट। तो किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, तो 1100 अपॉन 17 ओम। V इज इक्वल टू आई आर, तो आई क्या हो जाएगा V अपॉन आर, मतलब V डिवाइडेड बाई आर। 110 डिवाइड बाई 1100 अपॉन 17, 110 मल्टीप्लाइड बाई 17 अपॉन 1100। एक 0 से एक 0 कट गया, 11 1 जा 11, 11 10 जा 110, 17 अपॉन 10 कितना हो गया 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, ग्राफ बिटवीन V एंड I, वोल्टेज और करंट। हाँ बोलो। रेजिस्टेंस नंबर सेम नहीं होगा। रेजिस्टेंस अगर आगे दूसरे क्वेश्चन से अपन ने रेजिस्टेंस से होगा। रेजिस्टेंस हमेशा सेम है। ओके सर। उसके बाद देखिएगा ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो वोल्टेज करंट के क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच में जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सर प्रोपोर्शनल अमाउंट क्वांटिटीज के बीच में सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा जब भी कोई एक टर्म दूसरे टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I, आप यहाँ पर वोल्टेज दिखा दीजिए नीचे, इस तरफ करंट दिखा दो, हमेशा इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। अच्छा इस पर क्वेश्चन देखूंगा मैं। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इधर वोल्टेज है और इधर करंट है, तो जब भी मैं ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे कोई 2 3 या 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट पर करंट भी मान लो 2 एम्पियर ही मिल रहा है, तो इसको ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे तो एक डॉट ये मिल गया। मान लीजिए 3 वोल्ट पर मिल रहा है 3 एम्पियर, एक डॉट ये मिल गया। मान लो 4 वोल्ट पर मिल रहा है 4 एम्पियर, तो एक डॉट ये मिल गया। अगर इन डॉट्स को ज्वाइन करता चला जाऊँगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है। स्केल 4 वोल्ट 4 एम्पीयर होगा। नहीं वो अलग अलग हो सकता है, दोनों इक्वल अलग अलग हो सकता है। ये तो मैं इक्वल दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि 2 वोल्ट पर वहाँ पर 15 एम्पियर हो
तो 2 पर अगर 15 है तो 3 पर वो उसी के प्रोपोर्शन में होगा, उसी के प्रोपोर्शन में स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा। मैं इसका एक एग्जांपल भी करवाऊंगा। ये आगे जो है एक एग्जांपल ही है इसका, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, ये वाला। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको करवाता हूँ आगे, आज इतने कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रिसिटी की संडे को होगी। कल का मैंने ऑफ रखा था तो संडे को क्लास होगी, मैंने पहले बताया था आप सबको, ठीक है। तो परसों के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्लास होगी, वो कल डिस्कस कर लेंगे क्लास के टाइमिंग्स। मोस्ट प्रोबेबली ये रखेंगे शाम को 3:30 बजे का, ठीक है। और अगर सभी बच्चे कंफर्टेबल हुए तो सुबह कर, ठीक है। उठ जाते हो ना सर कोऑर्डिनेशन मैट्रिक्स करवा दें। मैथ्स में अगला वही करवा सर मेरा तो वेडनेसडे को से एग्जाम है। आज करा रहा हूँ ना, शाम वाले बैच में आज एप्लीकेशन ही करा रहा हूँ स्टार्ट। सर मेरे सर वेडनेसडे में से एग्जाम है। कोऑर्डिनेशन करा सर वेडनेसडे वेडनेसडे को ना, तो आपका जो कल है मैथ्स का उसमें मैं कोऑर्डिनेट करा देता हूँ स्टार्ट। सर मेरे को सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तुमने कोऑर्डिनेशन करा नहीं? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में करवा। सर आज की क्लास निकल जाएगी शाम की। नहीं और सर आपका बिजनेस सर एक बार नोट्स है कंट्रोल। सर आज की क्लास निकल जाएगी शाम की। आज दोनों वाले के डाउट्स हैं। क्या सारे डाउट ले गए। अरे तो उसके डाउट्स नहीं करेंगे ना, आज एप्लीकेशंस करेंगे ना स्टार्ट। हाँ एप्लीकेशन खत्म हो गया। हाँ सर 18 का चैप्टर करा रहा हूँ।